सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फ्रेश रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, मर्ज हो जाएगा ना? तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपके स्टडी मटेरियल में दे रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और डिफाइन किया है अकाउंटिंग डेफिनेशन को किसने? AICPA। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, MCQ आ जाता है। AICPA स्टैंड्स फॉर व्हाट? ABCD। और तीनों ऑप्शन ऐसे ही दिए जाएंगे जो AICPA की फुल फॉर्म होंगी। तो इतना आसान नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। इट इज़ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अमेरिका में ये इंस्टीट्यूट है। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स जो CPA, आपने सुना होगा, CPA का कोर्स है, प्रॉपर इंडिया में भी होता है, तो उसका इंस्टीट्यूट है। उन्होंने कब ये डिफाइन किया अकाउंटिंग की डेफिनेशन? 1961 में। तो कमिटी बनाई उन्होंने टर्मिनोलॉजी की, सेटअप बाय AICPA फॉर्मुलेट हुई, एंड द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन 1961 उन्होंने बताया कि अकाउंटिंग है क्या। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, 11वीं में पढ़ते हैं आप, लेकिन मैं इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब भूल चुके हैं। थोड़ा सा इसमें हम स्पीड स्लो रखेंगे। यू विल बी थिंकिंग कि हाँ मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ या बहुत बेसिक में जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरा जो स्टूडेंट नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या जो इतना सीरियसली कॉमर्स में नहीं पढ़ के आया है, तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से सारी फाउंडेशन आपकी आगे बढ़ेगी। अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। कई बच्चों ने 11वीं में बहुत अच्छा रट्टा मारा है, जो अभी तक याद है बच्चों को। एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर यार फिर खराब हो गया। चलो आप नोट डाउन करो। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉमा, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे जिसके ऊपर हम पूरी R&D करने वाले हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड इवेंट्स which are, comma, in part, which are in part, at least, comma, of a financial character, comma, and interpreting the results thereof. ये रटना नहीं है, बिकॉज आपको पूछा नहीं जाएगा, समझना है। ठीक है, ओके, आ गई। ठीक है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं ना। व्हाट आई हैव डन इज
दिस इज द डेफिनेशन गिवन इन योर स्टडी मटेरियल। ऐसा मैं बहुत सारी नोटिंग नहीं कराऊंगा, आई विल बी मोस्टली मेकिंग यू नोट द चार्ट्स, समझने के लिए इजी रहेगा, रिविजन के लिए इजी रहेगा। टैबुलर फॉर्म में इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, उसमें क्या दिया है, ऐसी नोटिंग हम नहीं करेंगे। ये हमने नोट इसलिए किया क्योंकि इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो हमें समझने हैं। अकाउंटिंग क्या है सर? एक कला है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर हाइलाइटर है या कोई दूसरा पेन है तो हाईलाइट करेंगे। सेकंड कीवर्ड है क्लासिफाइंग करते हैं, फिर हम समराइज कर देते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, और इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी इज इंपॉर्टेंट टर्म। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, अब कौन सी चीज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स कहलाई जाएगी उसके ऊपर हमने बात करनी है, क्योंकि सारी चीजें नहीं कहलाई जाएंगी। which are in part at least of a financial character, financial character important word है, and interpreting the results thereof, interpretate करेंगे हम results को। तो इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया है, सर्कल मारा है, उसको that is the important thing to understand। अब हमें ये देखना है कि अकाउंटिंग हम कर रहे हैं जस्ट टू एनालाइज द थिंग्स, कि हम प्रॉफिट जानना चाहते हैं, कितना हमारा बिजनेस हुआ, कितना हमारा टर्नओवर हुआ, कितना हमारे क्रेडिटर्स हैं, कितने हमारे डेटर्स हैं। तो हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं सर? एनीबॉडी जो 11th-12th में पढ़ के आए हैं? जर्नल एंट्रीज के थ्रू, ठीक है, समझ आ रहा है सर? मैं आपकी वजह से बहुत स्लो चल रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना डिटेल में ये नहीं पढ़ाता, बिकॉज दिस इज सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल, और ये 11th-12th या मैक्सिमम सीएस फाउंडेशन में हम पढ़ाते थे पहले, जब फाउंडेशन होता था। अब तो सीएस सीईटी हो गया। तो अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हम सारी ट्रांजैक्शंस को जो मनी से रिलेटेड है या फाइनेंशियल कैरेक्टर से रिलेटेड है उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हम उसका जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं और उसके कितने अकाउंट्स हम बनाते हैं वो अभी हम आएंगे। फिर हम करते हैं क्लासिफाइंग। अब हमने जितने जर्नल एंट्रीज में अकाउंट्स बना दिए उसको हम समराइज करके, क्लासिफाई करके उसकी लेजर्स बनाते हैं, दैट इज क्लासिफाइंग। पहले सर मैंने जर्नल तैयार किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइसेस। मेरी जो मार्केट, जो शोरूम है जहां पे सामान बिकता है, वहां पे मेरे टैक्स इनवॉइसेस कटते हैं। जितनी भी सेल हो रही है कंसोलिडेट करते हुए मैंने सेल्स के जो जर्नल एंट्रीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट, की कितना उसका प्राइस है, कितना उस पे जीएसटी है, कितना उसमें मेरे को कस्टमर ने पे किया है, उसके बेसिस पे मैंने जर्नल एंट्री बनाई, उसके वाउचर्स तैयार किए, और जर्नल एंट्रीज बना के मैंने उसकी लेजर्स में क्लासिफिकेशन कर दी, समराइजेशन कर दी। क्योंकि मेरे साल में लाखों सेल इनवॉइसेस हैं तो मैं उसकी समराइजेशन करूंगा। पार्टीज के थ्रू समराइजेशन हो सकती है। मेरा एक रेगुलर कस्टमर है, मैं उसका एक अलग अकाउंट खोलूंगा। मेरा नया कस्टमर आता है तो अलग अकाउंट खोला जाता है। आप कभी भी कोई शॉपिंग करने जाते हैं और अगर आप प्रॉपर टैक्स इनवॉइस लेते हैं, सपोज करो आपने लैपटॉप खरीदना है, टीवी खरीदना है, तो वो जो भी शॉपकीपर है, क्रोमा का है या विजय सेल्स का है या फ्लिपकार्ट अमेजोन का है, तो आपने अगर कभी नोट किया होगा तो उसमें आपका प्रॉपर इनवॉइस में आपका नाम लिखा होता है। दैट मीन्स दैट यू आर अ पर्सन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दैट शोरूम, ऑफ दैट बिजनेस, और उसने आपकी वहां पे जर्नल करी है, और जर्नल से कंसोलिडेट करते हुए जितनी भी सेल्स है वो सेल्स अकाउंट में या सेल्स में आपकी वो एंट्री होती जाएगी। क्लासिफाई करके, समराइज करके आपके लेजर्स बन जाते हैं। उसके बाद फिर हम समराइज करते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद समराइज करते हैं। समराइजेशन में हम क्या करते हैं, जिसमें हम रिपोर्टिंग बना लेते हैं। लेजर्स से हमारे क्या खड़े हो जाते हैं, लेजर्स को हम ओपनिंग बैलेंस रखते हैं। अगर उसका पीछे साल का बैलेंस आ रहा है तो वी हैव ओपनिंग बैलेंस। देन व्हाटएवर थिंग्स आर हैपनिंग ड्यूरिंग द ईयर, परचेजेस करी तो परचेजेस की एंट्री, सेल्स करी तो सेल्स की एंट्री, कुछ और किया तो उसकी एंट्री। फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। क्लोजिंग बैलेंस का अगर वो डेबिट का बैलेंस है या क्रेडिट का बैलेंस है तो उसका हम क्या बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस।
याद आ रहा है 11th का? 11th की टीचर ने अच्छा पढ़ाया था? ओके। तो सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग करी सर, इतना अच्छा अगर 11th में पढ़ा होता। तो सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग करी, जर्नल एंट्रीज करी, उसके बाद समराइज करते हुए हमने क्लासिफाई करते हुए उसका हमने लेजर्स तैयार करे, फिर समराइज करते हुए हमने उसके रिपोर्ट्स तैयार करे, उसको भी हमने ट्रायल बैलेंस तैयार करे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी उसमें इन्वॉल्व है, transactions and events which are in the part at least of the financial character, and interpreting the results thereof. Interpreting का मतलब है कि हमने जब रिजल्ट्स तैयार कर लिए, रिजल्ट्स का मतलब है कि हमने समराइज करके ट्रायल बैलेंस के बाद मेरा उसके बाद क्या बनता है? हाँ, ट्रायल बैलेंस के बाद मेरा पीएनएल बनता है। पहले हमारे पहले किस टाइम पे ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना करता था, जो आजकल नहीं बनता है, क्योंकि वहां पे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे और पीएनएल में हम नेट प्रॉफिट्स निकालते थे। नाउ इट इज ओनली पीएनएल। पीएनएल के बाद हमारा बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट के साथ हमारे नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, जो भी बैलेंस शीट के टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है, कैपिटल में मेरी कौन सी कैपिटल है, तो उसकी जो बाइफ्रिकेशन है उसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, और उसके साथ हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। आर यू विद मी? तो ये हमारा तरीका है अकाउंटिंग करने का। अब इसमें लिखा है इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। इंटरप्रिटेट जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, वेन एवर देर इज अ लिस्टेड कंपनी, आई हैव टू डू द इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ईयर रिजल्ट्स। मैं टाटा ग्रुप का मालिक हूं सर, रतन टाटा हूं, या रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक हूं, मुकेश अंबानी हूं। जब मैं अपने स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब मेरी खत्म हो जाता है साल, तो मैं क्या करता हूँ, लिस्टेड कंपनीज आर हैविंग द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि आपको वो एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है, तो एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट, सारी चीजें होती हैं। तो उसमें जब मुकेश अंबानी साहब शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में, तो वो क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे पिछले साल का उसी टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पीएनएल में आते हैं, मींस व्हाट इनकम आई हैव जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशनल रेवेन्यूज में, ऑपरेशंस में बिजनेस करके मैंने कितना कमाया। मेरे अगर अदर इनकम्स आती हैं, तो मैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं तो इंटरप्रिटेट करते हुए, उसको कंपेयर करते हुए पिछले साल से। फॉर एग्जांपल अभी मेरा साल खत्म हुआ 31 मार्च 2022, मत एज ऑन 31 मार्च 2022 मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्लीज 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 जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए, आप कहाँ थे? मैंने पूछा वो मिकी माउस वाली मैडम कहाँ गई? आप आगे बैठिए यहाँ पे, जो बच्चे लेट आएंगे सबसे आगे बैठिए। आप पिछले क्लास में थे? अच्छा, आपका क्या नाम था? खुशी। खुशी, काजल, वो पीछे वाला सोएब। दो तीन नाम याद हो रहा है मुझे। अब जितना अभी हमने आपको पढ़ा चुके हैं, क्या आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहेंगे या हम आपको दोबारा से समझाएं? नहीं, आपके ऊपर है, आप बताइए। चलो 5 to 2 minutes में मैं आपको बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड विद द अकाउंटिंग डेफिनेशन, और अकाउंटिंग डेफिनेशन ये आप नोट करेंगे, ये आपके स्टडी मटेरियल में दे रखी है। हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर स्टडी मटेरियल ऑफ सीएमए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन दे रखी है, कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेटअप बाय एआईसीपीए। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है।
तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. दिस इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. इन्होंने डिफाइन किया है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and events which are in the part of financial character and interpreting the results thereof. सबसे पहले accounting आपने 11th 12th commerce 11th 12th humanities वाले सबसे लेट आ रहे हैं. सर ने 2 बजे का ब्रेक दिया हुआ आपको. कहाँ गए थे? कनॉट प्लेस. सीधा राजीव चौक मेट्रो पकड़ के. अच्छा अच्छा, रजौरी घर पे गए थे. मम्मी के हाथ का गरम गरम खाना. अच्छा, आप इसको खिलाने गए थे? नहीं, आपकी तो सेहत बता ही रही. इसकी भी सेहत आप जैसी होने वाली है 2-3 महीने में. पक्के भाई बहन लगने वाले हैं. चलो, अकाउंटिंग क्या है दोस्त? एक कला है जिसमें हम रिकॉर्डिंग. अब यहाँ पे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं. रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस विच आर इन फाइनेंशियल कैरेक्टर. ध्यान से सुनेंगे. खाना पीना हो गया? बढ़िया. बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमको रिकॉर्ड करने हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हों, जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट हो. आपका भी रिवाइज हो जाएगा 2 मिनट में. और उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल एंट्रीज से. जर्नल एंट्रीज का मतलब है कि हम जर्नल्स बनाते हैं, वाउचर्स बनाते हैं, जिसमें हम किसी को एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, बिकॉज हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम है और वही हमको फॉलो करना है. ठीक है. हम जब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? लेजर्स बनाते हैं. अब वो कैसे बनाते हैं वो हमने सीखना ही है. ये अभी से मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ. लेजर्स बनाते हैं. उसके बाद हम समराइज करते हैं. समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और उससे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. और उसके साथ साथ हम यहाँ पे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं रिजल्ट्स देयर ऑफ. क्यों? क्योंकि मैं लिस्टेड कंपनी हूँ और मैं अंबानी साहब हूँ, मैं टाटा का मालिक हूँ, मैं रतन टाटा हूँ, अदानी ग्रुप का मालिक हूँ, गौतम अदानी हूँ. क्या आप इनके नाम जानते हैं? हाँ हाँ, आपको रोज मिलते रहते हैं यहाँ पे पटेल नगर में. तो आप उनको भी इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं रिजल्ट्स, क्योंकि जब मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पीएनएल अकाउंट जब स्टेक होल्डर्स को जाती हैं तो हम पिछले साल का कंपैरिजन करके, पिछले क्वार्टर का कंपैरिजन करके हम ये जान लेते हैं कि हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है. फॉर इंस्टेंस, मेरी अर्निंग्स पर शेयर या मेरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिलायंस इंडस्ट्रीज की 10,000 करोड़ थी एज ऑन 31 मार्च 2021. अगर वो 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ हो गई है तो दैट मीन्स द कंपनी हैज इंक्रीज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय 1,000 करोड़ या 10%, जिसको हम बोल सकते हैं. तो उसका कंपैरिजन करते हुए हम इंटरप्रिटेट करते हैं, हम स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करते हैं. और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन से भी LODR भी मैंडेट करता है लिस्टेड कंपनीज के लिए. एनुअल रिपोर्ट्स में भी हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है लिस्टेड कंपनीज के लिए. और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो अच्छी टर्नओवर कमा रही हैं वो भी हमारे अपने बिजनेस को कंपैरिजन करते हुए कि कितनी ग्रोथ है. अब मेरी छोटी टर्नओवर है, मैं प्रोप्राइटरशिप में भी काम कर रहा हूँ, तो भी मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ कि मैंने पिछले साल इतना बिजनेस किया, इस साल मेरा इतना बिजनेस है. सीधा लाला जी की दुकान है साहब, मेरी मिठाई की दुकान है, मेरी पिछले साल 50 लाख की मिठाई बिकी थी, इस साल मेरी 55 लाख की हो गई, तो मतलब सर मेरा 10% का ग्रोथ बिजनेस में है. ठीक. ऐसे ही हम प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं. और अगर मेरा बढ़ रहा है तो मींस आई एम गोइंग ग्रोथ, नहीं बढ़ रहा तो आई एम ऑन द डिक्लाइनिंग साइड. तो ये इस पर्पस के लिए हमारे को अकाउंटिंग करनी बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए. समझ आ गया? क्या आपको 11वीं 12वीं के कंसेप्ट थोड़े याद आ रहे हैं? आप पढ़े थे 11वीं में अकाउंट्स?
हाँ बोल रहे हैं ना वो। इसका मतलब ये होता है 10th के बाद अकाउंट्स लिया था, फिर उसके बाद जमा नहीं, फिर ह्यूमैनिटीज 2 महीने में शिफ्ट कर लिया, ऐसा। अच्छा। अब ये कोरोना काल की वजह से हमें मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनके 12th के एग्जाम नहीं हुए। ये दुखी चेहरे देखिए। और ये हंसते खुलते चेहरे देखिए। और पीछे वाले। नहीं तो सर, उम्मीद नहीं थी हमें। तो आपको क्या लगता है ह्यूमैनिटीज आसान है पढ़नी है? साइंस क्यों अब? कौन सी? नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल। फिजिक्स, केमिस्ट्री। आई यूज टू लाइक केमिस्ट्री अ लॉट। उसमें इक्वेशंस वगैरह बड़ा अच्छा लगता था मुझे पढ़ना, बट बस 10वीं के तक ही पढ़ना अच्छा लगा। जब पीरियोडिक टेबल आ गई, उसके बाद बस निकल लिए वहां से। समझ आ गया अपने नाप से हमसे ना होगा। जब तक छोटी छोटी इक्वेशन थी ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव H2O, बस बस। H2Cl, H2SO4। नालायक, अकाउंट से याद नहीं है तुम्हें H2SO4 याद है? चलो। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? वही चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी, कि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, ascertainment ऑफ रिजल्ट, उसके बाद ascertainment ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वही चीज़ है जो मैंने आपको भी समझाई है, एक टेबल फॉर्म में मैंने आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम करते हैं कम्युनिकेशन। कुछ नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है, वही बातें हैं जो मैंने आपको भी समझाई, जस्ट कि आपको बातें याद रहें रिवाइज करने में, कि हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं सर? इसके नीचे लिखेंगे बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स कैसे करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट जो पहले बनता था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनता था, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, PNL। आज सिर्फ PNL बनता है। असर्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस हमारी होती है बैलेंस शीट से। और कम्युनिकेशन टू यूजर्स, मेरे यूजर्स जो हैं, दो तरीके के यूजर्स हो सकते हैं। इसको दो भागों में बांट देंगे यूजर्स को। वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स मेरे जो हैं उनको कम्युनिकेट करना है, तो मेरे इंटरनल यूजर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं कंपनी के, पार्टनर्स आ जाते हैं, मैनेजर आ जाता है, ऑफिसर्स आ जाते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में मेरे कौन हैं?
इन्वेस्टर्स जो मेरे बिजनेस में पैसा लगा चुके हैं, लेंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट की एजेंसीज, आरबीआई हो गई, सेबी हो गई, अभी चेयर हटा रहा हूँ, और इसके साथ कस्टमर और शेयर होल्डर, ये भी एक्सटर्नल में आते हैं। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, ये भी मेरे एक्सटर्नल में आते हैं। तो दिस इज द चार्ट जहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि हमने अभी तक ये समझा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का है, असर्टमेंट ऑफ रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को हमने असर्टन करना है, फाइनेंशियल पोजीशन को भी असर्टन करना है जो बैलेंस शीट के थ्रू होगा, और कम्युनिकेट करना है इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। कोई डाउट है तो बताइए। हम्म, ठीक है। अब सवाल ये आता है, सवाल ये आता है साहब कि मैंने यहाँ लिखा बुक कीपिंग, बुक कीपिंग और अकाउंट्स में क्या फ़र्क है? फोटो खींच के मोबाइल में ही पड़े रह जाएंगे। इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट फ्रॉम योर हैंड। आपको मैं फ़ोटो खींचने में मना नहीं करूँगा, आप बिंदास जो मर्जी करें, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, ये तो बहुत छोटी बेसिक चीज़ें हैं, इसमें तो 1 या 2 नंबर का भी नहीं आएगा, लेकिन आगे जो बड़े चैप्टर्स हैं जिसमें फॉर्मूलेज हैं, एक्सप्लेनेशन है, मैं अपने नोट्स में भी अगर वो बात फॉर्मूला लिखा हुआ है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने हाथ से लिखो, उसको समझो, उसको हाईलाइट करो, उसको बार बार रिवाइज करो, तभी आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, क्योंकि इतना कंटेंट है, अगर मैं हम इस स्पीड पे चलेंगे तो हमारा अगले साल तक कोर्स होएगा। आई नीड टू पेस अप। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? एनीबडी जो अकाउंट्स पढ़ के आए, हाँ जी बताइए। बिल्कुल। काजल, काजल, हाँ काजल के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब। ऐसे बच्चों से पता चलता है कि 11वीं 12वीं में टीएस ग्रेवाल पढ़ के आए हैं। है ना? अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन हो गई है? अच्छा, तभी सारे बच्चे एक ही उम्र के लग रहे हैं, मुझे क्या पता उनकी उम्र आपसे भी छोटी लग रही है। चलो, सिर्फ आप ही ग्रेजुएट हैं और कोई ग्रेजुएट? तो मुझे बताना चाहिए ना, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अकाउंट्स पढ़ के आए हैं, मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे भी आप 10वीं पास हो। और फिर भी आपको मजा आ रहा है, हाँ सर आज समझ आई है। बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे सर आज समझ आया, 11वीं वाली टीचर ने तो बताया ही नहीं। चल, फटाफट करते हैं। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ, बुक कीपिंग जैसे मैडम ने बताया इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, तो हम कह सकते हैं बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है बुक कीपिंग, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जिसमें हम खाली रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमारी अकाउंटिंग में पीएनएल बैलेंस शीट से हमारी मैनेजमेंट फाइनेंशियल पोजीशन सर्टन करती है, तो बुक कीपिंग में हम खाली रिकॉर्डिंग करते हैं, मींस उसमें खाली जर्नल एंट्रीज या लेजर तक की आप बात कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज के बाद या लेजर के बाद जो हमारा ट्रायल बैलेंस बन रहा है, पीएनएल बन रहा है, बैलेंस शीट बन रहा है, कैश फ्लो बन रहा है, दैट डज नॉट कम इन बुक कीपिंग। मींस बुक कीपिंग की वजह से ही आपकी अकाउंटिंग हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या क्या है? पीएनएल बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 फॉर द कंपनीज प्लस AS3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स।
ठीक है, लेजर्स जर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता, वो बुक कीपिंग में ही आता। मींस बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, वो नहीं हो तो हम कर ही नहीं सकते पीएनएल बैलेंस शीट। तो उसका भी एक इंपॉर्टेंस है, दोनों में फ़र्क है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ जाता है। स्टडी मटेरियल में दोनों का डिफरेंस दे रखा है। आपसे गुजारिश है कि आप खुद पढ़ के आएँ या खुद देख लीजिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4-5 पॉइंट्स हैं, आपसे डिफरेंस तो पूछा जाना नहीं है। तो वी विल बी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आना कि दोनों में डिफरेंस बताइए, 4 पॉइंट्स बताइए। ठीक है, कंपनी लॉ या सेबी लॉ नहीं है ये। आगे बढ़े। अब हमारी जो अकाउंटिंग है, मैं आपकी वजह से और आपकी वजह से बहुत स्लो चल रहा हूँ, अगली क्लास से मैं इतना स्लो नहीं चलूँगा। ठीक है, और अगली क्लास से 2:30 यू शुड बी हेयर। मैंने सर से बात करी है। हाँ, तो याद आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है ना? और आपकी क्या हालत है? तो चलो ठीक है, यहाँ पे कवर हो रहा है। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में जितने मार्क्स आएंगे वो मेरी वजह से आएंगे। चलो चलो, अच्छे से पढ़ लो यार। फटाफट डबल एंट्री सिस्टम डिस्कस करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ये दिया किसने? ये डबल एंट्री सिस्टम किसने दिया? सर किसने दिया होगा, हमें क्या पता। ये याद करना पड़ेगा, पूछा जा सकता है। गिवन बाय एक भाई साहब थे इटालियन के, इटालियन के भाई साहब थे जिसका नाम था लूका पिकोली। इटालियन मैथमेटिशियन। कब दिया था इन्होंने ये? 1494, 500 से भी ज़्यादा साल पहले। क्या आप सोच सकते हैं इस सन में क्या हालात होंगे? चलो, नॉर्मल है, पूछा जा सकता है, क्योंकि एमसीक्यू में आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं। तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर। ये आपकी स्टडी मटेरियल में नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, स्टडी मटेरियल से बाहर भी आ जाता है आजकल। तो डबल एंट्री सिस्टम है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। एक पार्टी को डेबिट कर रहे हैं तो दूसरी को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बच्चे शर्मा जाते। So, if one account is debited, the other will be credited. एक, जब हम जर्नल कर रहे हैं, दिस इज द रूल फॉर जर्नल एंड दिस विल अप्लाई फॉर लेजर, दिस विल गो टू ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हमारी अकाउंटिंग होती है, और एवरी डेबिट मस्ट हैव अ क्रेडिट, कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अब अकाउंट्स की बात अगर हम करें, कौन कौन के तरीके से अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि हमें जब डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो हमें अकाउंट्स को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो हमारे अकाउंट्स मेजॉरिटी 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर ये नहीं पता तो सर आगे रटने वाली बातें हैं। फटाफट बताइए, पर्सनल मेरे कौन से होते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि मेरे सामने ज्ञान के देवता बैठे हैं, क्योंकि सब कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं। और पंप, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है दोस्त? ये बंद क्यों हो गया? पर्सनल को भी मैं 2-3 भागों में डिवाइड कर सकता हूं फॉर द सिंप्लीफिकेशन।
नहीं चल रहा। वन इज नेचुरल, वन इज आर्टिफिशियल, वन इज रिप्रेजेंटेटिव। ये आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। मेन पर्पस क्या है कि जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसमें मेरे को वो अकाउंट्स आते हैं जिसको मेरे पर्सनल नेम्स हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, जो पर्सनल इन्वॉल्व है। इसमें आर्टिफिशियल भी आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मींस कंपनीज हो गई, कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन। एलएलपी हो गई, प्रोप्राइटरशिप हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, जो आर्टिफिशियल हैं। सॉरी, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। ये आर्टिफिशियल पर्सन भी मेरे पर्सनल में ही आते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में मेरा हो गया जो मेरे सैलरी पेबल्स हैं, जो मेरे रेंट पेबल है, जो पेबल्स अकाउंट है, वो भी मेरे यहाँ आते हैं। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? हाँ, रियल भी मैं दो का तरीके से बांट सकता हूँ। वन इज टैंजिबल, वन इज इनटैंजिबल। टैंजिबल वो है जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसको मैं महसूस कर सकता हूँ, जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, मशीनरी हो गए। और मेरे इनटैंजिबल्स जो हैं वो हैं जो मैं टच नहीं कर सकता, दैट इज नॉट हैविंग एग्जिस्टेंस, लाइक गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं आता, डेप्रिसिएशन विल कम इन नॉमिनल। नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आते हैं, जैसे कि मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, वेजेस हो गई, सैलरीज हो गई, मेरे डेप्रिसिएशन हो गया, जो भी मेरा है सब यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, तीन मेरे मेन तरीके के अकाउंट्स हैं। इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि मैं पहले ही बहुत स्लो चल रहा हूँ। अब मेरा ये टैबलेट नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, इट्स वर्किंग, बीच बीच में रुक रहा है। अब इसको यार चल रहा है यार। बुलाओ जरा, मुझे थोड़ी सी नोटिंग करनी, ज़्यादा नहीं करनी। कोई बोर तो नहीं हो रहा? क्योंकि मैं बहुत बेसिक पे चल रहा हूँ। इतनी स्लो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी स्लो पढ़ेंगे तो बेटा आप दिसंबर 2022 नहीं, दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, हमको स्पीड अप करना पड़ेगा। यार कुछ लिखो तो, फिर ये गायब हो रहा है। ये ऐसे रेड लाइन आ रही है, पिंक लाइन आ रही है। अभी ठीक चल रहा था, ये देखो जैसे ये यहाँ से। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। कंफर्टेबल? Now what are the golden rules of accounting? Okay, you all know that. एग्जिट कर दो। हाँ से, हाँ कर दो, क्लोज भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं चल रहा? दिस इज नॉट वर्किंग। ये आ गया यहाँ पे, आ गया आ गया। कीप।
इसको नोट करेंगे प्लीज़, बिकॉज जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए हैं जैसे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा नोट कर लो, आपको ही बोल रहा हूँ। रजिस्टर है तो आपका क्या है? भूल गए? सब मुंह माया है सर। सर क्या रखा है इस जीवन में, वैसे ही कोरोना काल में सब पिट गए। यही लिख लो यार। हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम सब बच्चों से कि आप सब एक रजिस्टर तो लेके ही आएंगे, हमारी अपेक्षा है। सो दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। अगर आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ा है तो दिस इज नथिंग न्यू, मैंने सिर्फ एक टेबल फॉर्म में लिख दिया है। आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अगर कोई पर्सनल अकाउंट है, लाइक आई एम उदय एंड आई गो एंड परचेज समथिंग फ्रॉम द मार्केट, मैं एक स्मार्टफोन लेके आता हूँ, तो आई विल बी अ पार्टी एंड मैं एक पर्सनल अकाउंट, वहाँ पे मेरा जो भी शॉपकीपर है क्रोमा का या फ्लिपकार्ट है मेरा, जो भी मुझे सामान बेच रहा है, तो वो क्या मेरी एंट्री करेगा अपने बुक्स में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जो महाज्ञानी बच्चे बैठे हैं ग्रेजुएशन करके। ठीक है, दोनों पर्सनल अकाउंट ही होने चाहिए। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद रखेंगे। रियल अकाउंट है अगर, फॉर एग्जाम्पल गुडविल है, मशीनरी है, स्टॉक है, रियल अकाउंट मेरा कैश एंड बैंक भी रियल अकाउंट आता है, तो मेरा रियल अकाउंट में इंटेंजिबल टैंजिबल दोनों आते हैं। तो मेरा जो भी बिजनेस में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम परचेजिंग गुडविल और परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम द मार्केट, मशीनरी मैंने खरीदी, व्हाट मशीनरी इज कमिंग इनटू द बिजनेस, व्हाट कम्स इन, मशीनरी इज कमिंग इन, तो मशीनरी को मैं डेबिट करूंगा। और मैं जो उसको दे रहा हूं इन कंसिडरेशन टू बाय दैट मशीनरी, कैश दे रहा हूं, बैंक से पेमेंट दे रहा हूं, तो टू बैंक। क्लियर है? बेसिक्स। नॉमिनल अकाउंट में आता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो मेरे पीएनएल में आ रहे हैं खर्चे, पीएनएल में मेरे जितने भी खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, सैलरी का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, और मेरा अगर कोई लॉस है तो वो भी। और क्रेडिट मैं करूंगा गेन्स एंड इनकम्स, इनकम्स मतलब मेरे जो भी इनकम मैंने जनरेट करी, सेल्स हो गई, रेवेन्यूज हो गए, बैंक से मुझे
इंटरेस्ट आ गया, वो भी मेरी इनकम है अदर सोर्सेस की, और मेरे जो गेन्स हैं उनको मैं क्रेडिट करूंगा। तो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसी को ही आगे बढ़ते हुए हम जर्नल एंट्री करते हैं, इसी को हम जर्नल एंट्री से हम लेजर बनाते हैं, लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो मेरा एट द एंड ऑफ द ईयर का ट्रायल बैलेंस में जाता है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट हमेशा टैली होना चाहिए, तभी आपका वो सही होता है। उससे हम पीएनएल बनाते हैं, पीएनएल में हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, अर्निंग्स पर शेयर निकलती है, जो हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाएंगे। और उसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट में हमारा एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का बैलेंस इक्वल होता है, जो मेरा कभी नहीं मिलता है, लेकिन हम मिला देते हैं क्योंकि हम 11th 12th पार कर चुके हैं और यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं आने वाली, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। तो दिस इज द बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपको पता होने चाहिए। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा कराऊंगा ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। एग्जाम्पल नोट करेंगे, ये स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कॉमा, स्टेट द नेचर, ऐसे एमसीक्यूज बन सकते हैं दोस्त। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैंने आपको 3 अकाउंट बता दिए, आपको एक सिचुएशन दे के बता देगा कि ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इसमें कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। ऐसे हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस तब होगी जब आपके बेस स्ट्रांग होंगे। तो मैं इसलिए यहाँ पे इतना टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज मैं एक एक एमसीक्यू जो कंसेप्चुअल हो गए मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। आई विल गिव यू विद द आंसर्स। अगर आपका यहाँ पे दिमाग चल रहा है, कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आपके वो खुद होंगे, और नहीं होंगे तो अगले दिन आप डाउट्स पूछेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज हम सारे क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें ट्रिक्स होती हैं, निकालना कैसे है, कैलकुलेटर कैसे चलाना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वो मैं सारे क्लास में कराऊँ। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेट द नेचर, आप नेचर बता दीजिए ऑफ अकाउंट, कि कौन सा अकाउंट का नेचर है, एंड स्टेट which account will be debited and which will be credited. पहला पार्ट, मैंने स्टार्ट किया सर बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 15 लाख रुपीस। तो इसमें सबसे पहले बता दीजिए कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। कैश को हम बैंक बोलेंगे बिकॉज कैश में हम डीलिंग बहुत कम करते हैं, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं और जीएसटी आया है तो बहुत लॉज बन गए हैं कि हम बिजनेसेस कैश में डीलिंग कम करती है। तो फॉर वेरेवर देयर इज अ कैश वी विल टॉक कि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली मेंशन कि हम उसको कैश पे पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 50 लाख रुपीस, और 50 लाख रुपीस तो बैंक में ही आएंगे सर, कैश कहाँ से लेके घूमोगे आप। अकाउंट्स मेरे इन्वॉल्व हैं इसमें बहुत आराम से सर, क्योंकि मेरा ह्यूमैनिटी साइंस का बच्चा बैठा है। बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व है, कैपिटल अकाउंट भी इन्वॉल्व है। अब ध्यान से देखेंगे, बैंक अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट है, रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट मेरा कौन सा है, एनीबडी,
कैपिटल और ड्राइंग मेरा पर्सनल में ही आता है, क्योंकि मैं जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा कोई इन्वेस्टर ही कैपिटल मेरी इन्वेस्ट कर रहा है, तो दैट विल कम इन रियल ओनली। और जो मेरा वो ड्राइंग्स निकाल रहा है तो कैपिटल में से हम ड्राइंग माइनस करते हैं, तो वो भी हम पर्सनल में ही मानेंगे। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, रियल में क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें क्या आ रहा है? मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। बिजनेस में क्या आ रहा है? बैंक में कैश पैसा आ रहा है, तो वी विल क्या हम एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50 लाख। बेसिक एंट्री, बेसिक चीजें। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें एक और बनाते हैं। मैंने सर बिजनेस में चला रहा हूं और वेजेस एंड सैलरीज दी, वेजेस एंड सैलरीज पेड 50,000। सबसे पहले बताएंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व। सबसे पहला मेरा अकाउंट है वेजेस एंड सैलरीज का अकाउंट होगा, और मैं बैंक से पैसे दे रहा हूं उनको। बैंक भी इन्वॉल्व है सर। वेजेस मेरा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। इनकम एंड एक्सपेंसेस कम्स इन नॉमिनल, मैं आपको बता चुका हूं। और बैंक मेरा क्या है? रियल है। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब दिस इज द एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी फैक्ट्री चल रही है, वेजेस एंड सैलरीज मैंने दी है 50,000 रुपए के, दैट इज द एक्सपेंस फॉर मी। तो मैं अपनी बुक्स में क्या, वेजेस को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, वेजेस अकाउंट डेबिट। और रियल का क्या मेरा गोल्डन रूल है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो मैं टू बैंक कर दूंगा। क्लियर है? बेसिक्स हैं ये, बेसिक्स मेरे को स्ट्रॉन्ग चाहिए आगे, क्योंकि मैं आगे स्पीड अप करूंगा। अभी मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं आपको जीरो समझ रहा हूं। आई विल नॉट गो दैट मच स्लो। ठीक है, अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं ये वाला चैप्टर पढ़ाता ही नहीं हूँ, पढ़ाता ही नहीं था एग्जीक्यूटिव में, बिकॉज जब बच्चा सीएस फाउंडेशन करके आता था उसको ऑलरेडी ये सारी चीजें पता होती है। ओके okay? चलो जैसे भी है। नेक्स्ट एक इसमें एग्जांपल और करते हैं कि मैंने रेंट रिसीव किया, दिस इज द इनकम फॉर मी। मेरी मैंने रेंट पे प्रीमाइसेस दे रखा है और मुझे रेंट रिसीव हुआ, दैट इज इनकम फॉर मी। इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व। बैंक, बैंक में मेरे पैसे आए होंगे, और रेंट अकाउंट का मेरा एक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल है। रियल का क्या फॉर्मूला है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू व्हाट? टू रेंट। रेंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया? नॉमिनल अकाउंट। और ये मेरा रेंट रिसीव्ड है, मींस दैट्स दिस इज द इनकम फ्रॉम मी। इफ आई एम पेइंग द रेंट, दैट इज द एक्सपेंस फॉर मी। आई एम डूइंग बिजनेस और मैंने रेंट पे प्रीमाइसेस ले रखा है, मैं लैंडलॉर्ड को रेंट देता हूँ, तो मेरा खर्चा है, एक्सपेंस है। और मेरे पास ऑलरेडी प्रीमाइसेस पड़ी हैं, वेकेंट है, मैंने उसको किसको रेंट पे दे रखा है, मुझे रेंट रिसीव हो रहा है घर बैठे, दैट इज इनकम फॉर मी। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स मींस दिस इज द गेन फॉर मी, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग टू रेंट।
ठीक है, 2 लाख रुपीज से दोनों आ जाएंगे। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, क्लियर है? आप क्यों डाउटफुल लग रहे हैं? ठीक है, एक चीज और देखते हैं। हमने गुड्स परचेज किए, अब सीएमए और एफएम दोनों पढ़ते हुए मुझे बिजनेस का माइंडसेट चाहिए। मींस दीज एंट्रीज आर हैपनिंग इन द बुक्स ऑफ द बिजनेसमैन। एफएम में भी अगर मैं कैपिटल बिजनेस में ला रहा हूँ, बिजनेस में सारी ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूँ कि मेरा पैसा यहाँ से आ रहा है वहाँ से आ रहा है, मेरा बिजनेसमैन का माइंडसेट चाहिए मुझे। ठीक है, आप एक साधारण इंसान नहीं है, आप बिजनेसमैन है यहाँ पे बैठे हैं, तो वैसे माइंडसेट से आपको पढ़ना है, तभी आपको मजा आएगा और तभी आप सोच पाएंगे। ठीक है ना, क्या हम साथ साथ हैं? हाँ, चल आप हंसते रहिए, आपका फिर ब्रेक होने वाला है। आप फिर अजोरी गार्डन जाएंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 10 लाख रुपीज, इसमें अकाउंट्स इन्वॉल्व बताइए। अब इसमें मैं क्रेडिटर्स अकाउंट लूंगा, अगर मेरे को क्रेडिटर अकाउंट का पार्टी पता है तो मेरा पार्टी का नाम आ जाएगा। ठीक है, परचेजेस मेरी क्या है, कौन सा अकाउंट है साहब? नॉमिनल है। क्रेडिटर्स मेरे कौन है? पर्सनल है। पार्टी का नाम आएगा तो वो भी पर्सनल है, नॉर्मल भी पर्सनल है। तो मेरा क्या रूल है साहब नॉमिनल का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, परचेजेस मेरी क्या है? एक्सपेंस है। मैं खर्चा करके सामान खरीद के ला रहा हूं, मैं ग्रोसरी शॉप पे गया, आटा दाल चावल खरीद के लाया घर के लिए, परचेजेस हैं। मैं फैक्ट्री चला रहा हूं तो रॉ मटेरियल खरीद के लाया, स्टील है, आयरन है, सीमेंट है, बहुत चीजें होती हैं। तो मेरे परचेजेस हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स 10 lakhs, 10 lakhs। ठीक है सर, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम रूल्स देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। बुक कीपिंग में हमारा जर्नल होता है, जर्नल हम ऐसे करते हैं, जर्नल एंट्रीज फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। 3 तरह के मेरे अकाउंट्स हैं, एक है नॉमिनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट, एक है पर्सनल अकाउंट। अब ये है बेसिक जो 11th में पढ़ाया जाता है। हमारा पहले चैप्टर में जो समझाने वाला पार्ट था वो ऑलमोस्ट कवर हमने कर लिया है। नाउ इफ आई विल गो थ्रू द स्टडी मटेरियल, अगर मैं अभी भी खोलूं तो मेरे को छोटी छोटी बातें और कवर करनी है, तो मैं क्या आज कवर करूं या आपको ब्रेक देके एफएम पे चलूं? ब्रेक देके एफएम पे करूं, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, मैं इसके ऊपर और चर्चा नहीं करूंगा। आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसको रिवाइज करके आएँ। हमारा पहला चैप्टर से 60-70% हो चुका है। आप स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको नोट्स दूंगा दैट विल बी द पार्ट, स्टडी मटेरियल में ही जो नोट्स हैं वही उसके पार्ट होंगे, क्योंकि दिस इज लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। और इतना भी मैंने आपको इसलिए कराया बिकॉज यहाँ पे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे बैठे हैं। नेक्स्ट चैप्टर से आपका मेन अकाउंट शुरू होगा। अगली क्लास में हम इसको आधे घंटे में 15 मिनट में ख़त्म करके वी विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, उसमें आपका मेन जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन ये भी 3 to 5 मार्क्स का आता है। थैंक यू वेरी मच। आपका 15 मिनट्स का ब्रेक है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एफएम का फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।